कहते हैं कि हमारी दुनिया 3 डायमेंशन में चलती है, लेकिन अगर इनमें से एक डायमेंशन हटा दिया जाए तो सिर्फ 2 डायमेंशन बचते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ दिखता है पर किसी चीज की कोई गहराई नहीं होती और ना ही कोई शेडो या लेयर होती है। सोचो अगर कोई इंसान वहां पहुंच जाए तो उसका शरीर फैलकर सिर्फ एक लाइन बन जाएगा, आवाजें भी सपाट हो जाएंगी और हर हरकत ऐसे लगेगी जैसे कोई पुरानी कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रही हो। लेकिन सोचो अगर ये सब सिर्फ एक थियोरी ना होकर सच में होने लगे। एक शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाएं, कोई लड़की उस 2 डायमेंशनल दुनिया में फंस जाए, हवा जहरीली बन जाए, वर्म होल लोगों को निगलने लगे और लोहे के टुकड़े इंसानों को टेलीपोर्ट और क्लोन करने लगे और धीरे धीरे ये समझ आए कि ये सब अलग अलग हादसे नहीं बल्कि एक ही रहस्य का हिस्सा है। शुरुआत में हम एक होटल में एक मेड को देखते हैं जो सफाई करते वक्त एक पर्स उठाती है और जैसे ही वो पर्स खोलती है तो उसमें से एक डिब्रिस यानी लोहे का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही उसे उठाने के लिए झुकती है अचानक वो सीधा 14वें फ्लोर से टेलीपोर्ट होकर फर्स्ट फ्लोर पर जा गिरती है और पूरा स्टाफ ये देखकर हैरान रह जाता है। सबको समझ नहीं आता कि वो इतनी ऊंचाई से कैसे गिर गई जबकि छत पूरी तरह बंद थी और कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद CIA के कुछ एजेंट्स होटल पहुंचते हैं और उन्हें देखकर सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वो डिब्रिस अपने आप हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद साइंटिस्ट्स को पता चलता है कि यह मटेरियल पृथ्वी का नहीं बल्कि एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि इतना एडवांस्ड एलियन मटेरियल आखिर जमीन पर आया कैसे। अगले ही दिन एजेंट्स को एक और अजीब घटना देखने को मिलती है जहां एक औरत की लाश हवा में लटकी हुई होती है। उसके पास भी वही फ्लोटिंग पावर होती है जो उस लोहे के टुकड़े में थी। पहले एजेंट्स को लगता है कि हवा उसे यहाँ लाई होगी, लेकिन हवा और बॉडी की डायरेक्शन अलग होती है। तभी एजेंट ब्रायन उस औरत की स्लीव को एक वायर से अलग करता है और उसकी बॉडी धीरे धीरे हवा में उड़ने लगती है। वे उस बॉडी को फॉलो करते हुए एक छोटे टीले तक पहुंचते हैं जहां और भी बॉडीज मौजूद होती हैं। सारी बॉडीज एक साथ घूम रही होती हैं जैसे वहां कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा हो। वे जांच के लिए एक बॉडी को लैब में ले जाते हैं और पता चलता है कि उनके ब्रेन सेल्स अभी भी एक्टिव हैं, लेकिन दिल की धड़कन और सांस दोनों बंद है। और तभी अचानक एक मृत औरत अपनी आंखें खोलती है और फिर बंद कर लेती है। अब सारे सबूत यही बताते हैं कि ये सब उन्हीं एलियन डिब्रिस से जुड़ा हुआ है और ऐसे कई टुकड़े अलग अलग जगह गिरे हुए हो सकते हैं क्योंकि कुछ दिन पहले एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ था जिससे कई डिब्रिस जमीन पर फैल गए थे। अब CIA इस एलियन टेक्नोलॉजी की गहराई से जांच शुरू करती है और बाकी डिब्रिस को ढूंढने के लिए निकलती है। जंगल में उन्हें एक बड़ा डिब्रिस मिलता है और जैसे ही वे उसे ले जाने की तैयारी करते हैं तभी वहाँ 2 अजनबी नजर आते हैं। एजेंट्स तुरंत गन्स निकालकर उन्हें वार्न करते हैं, लेकिन दोनों अजनबी अपने अपने डिब्रिस उठाते हैं और अचानक टेलीपोर्ट होकर गायब हो जाते हैं। वे ब्रिज के नीचे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी पिलर के अंदर फंस जाता है। दूसरा आदमी उसे फंसा हुआ देखता है और CIA के पहुंचने से पहले ही उसे गोली मार देता है। एजेंट्स मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस को डिटेक्ट करके उस डेड बॉडी को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसका साथी वहां से बच निकलता है। इसके बाद शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं जहां शॉपिंग कार्ट्स, आयरन चेयर्स और गैस टैंक्स खुद ब खुद हिलने लगते हैं। जो भी चीजें लोहे से बनी होती हैं वो सब एक अजीब फोर्स से खींचकर शहर के एक हिस्से में जमा होने लगती हैं। कुछ ही घंटों में पूरा शहर लोहे की चीजों से घिर जाता है और लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जाने लगता है। इसी बीच एजेंट ब्रायन और एजेंट फिनोला शहर में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचते हैं। सड़क पर उन्हें एक आदमी एरिक दिखता है जो एक कार की खिड़की तोड़ रहा होता है और वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिक बहुत परेशान नजर आता है और उनके सवालों को इग्नोर करके वहां से भाग जाता है। दोनों उसे ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, जहां फिनोला उसका पीछा करते हुए एक अबैंडन्ड फैक्ट्री तक पहुंचती है। वहां वो एरिक को तो पकड़ लेती है, लेकिन उसी समय ब्रायन एक वेयरहाउस के बाहर एक और एरिक को पकड़ लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि एरिक का कोई ट्विन नहीं था, फिर 2 एरिक कैसे हो सकते हैं। दोनों को इन्वेस्टिगेशन के लिए लाया जाता है और पता चलता है कि दोनों ही मेंटली स्टेबल नहीं है। अब मामला और भी अजीब हो जाता है और ब्रायन व फिनोला आगे की जांच के लिए एरिक के घर जाते हैं। वे प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर घर के अंदर जाते हैं और अंदर जाते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि एलियन स्पेसशिप के कुछ टुकड़े यहाँ भी गिरे होंगे क्योंकि घर में बहुत सारे छेद हो रखे थे। उन छेदों को फॉलो करते हुए वो एक कमरे में जाते हैं जहाँ उन्हें एक बड़ा डिब्रिश मिलता है, लेकिन जब ब्रायन दूसरे कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ उसकी तरह दिखने वाला एक और आदमी खड़ा है। दोनों एक दूसरे पर गन तान लेते हैं और जैसे ही वह क्लोन अजीब बातें करता है ब्रायन उसे गोली मार देता है। तभी उसे समझ आता है कि इस डिब्रिस की खास पावर है कि ये इंसानों को क्लोन कर सकता है और शायद एरिक के 2 वर्जन्स भी इसी वजह से बने थे। अब सवाल ये उठता है कि असली एरिक कहाँ है। इसके बाद वहाँ और भी साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं जो उस डिब्रिश को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान उन्हें एक बड़ी सच्चाई पता चलती है कि जिसे वो असली एरिक समझ रहे थे वो असली एरिक है ही नहीं। उन्हें ये बात इसलिए समझ आती है क्योंकि असली एरिक का खून वहाँ पड़ा होता है जो गराज की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। इसका मतलब साफ था कि एरिक खून से लथपथ हालत में गराज की तरफ भागा और शायद अपनी कार तक पहुंच गया होगा। और क्योंकि कार भी मेटल की बनी होती है इसलिए वो टाउन
ग्राउंड के उसी बॉर्डर पर होगी जहाँ सारी मेटल की चीजें इकट्ठी हो रही थी। इसीलिए ब्रायन और फिनोला सीधे उसी जगह पहुंचते हैं जहाँ मेटल की एक बड़ी दीवार बन चुकी होती है। वहाँ उन्हें कुछ ही देर में एक कार भी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वे उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तभी डिब्रिश में हलचल शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिब्रिश को समझ आ जाता है कि कुछ लोग असली एरिक तक पहुंच चुके हैं और उसकी पावर को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं। इसी वजह से वो अपने अंदर से अजीब वेब्स जनरेट करने लगता है जो पूरे शहर को अफेक्ट करने लगते हैं। उधर ब्रायन कार के पास पहुंचकर एरिक को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उन वेब्स की वजह से उसे काफी दिक्कत होने लगती है और धीरे धीरे एरिक की कार भारी मेटल के नीचे दबने लगती है, जिससे ब्रायन और एरिक दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन तभी वक्त रहते साइंटिस्ट्स किसी तरह डिब्रिश की पावर को कम करने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे वेब्स रुक जाते हैं और इसी के साथ एरिक को भी होश आ जाता है और सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। एरिक बताता है कि जब उसके पास डिब्रिश गिरा था तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और वह उसे शहर से बाहर जाने से रोकना चाहता था। दरअसल डिब्रिश इंसानी इमोशंस को समझकर लोगों को पावर देता है और एरिक के कांटेक्ट में आने के बाद उसने उसे क्लोन बनाने की पावर दे दी थी। इसी वजह से उसके क्लोन्स उसकी गर्लफ्रेंड को अलग अलग रास्तों से रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब तक उसकी गर्लफ्रेंड शहर से बाहर निकलने वाली थी और इसी वजह से डिब्रिश ने सारे मेटल को खींचकर शहर के बाहर एक बाउंड्री बना दी ताकि वह बाहर ना जा सके और सब कुछ उसी के कंट्रोल में रहे। अब सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए ब्रायन एरिक से कहता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके वापस बुलाए और जैसे ही एरिक ऐसा करता है वैसे ही सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। और अब उन्हें यह समझ आ चुका था कि हर डिब्रिश के अंदर अलग अलग तरह की खतरनाक पावर्स छुपी हुई हैं। अगली सुबह हम एक फीमेल इलेक्ट्रिशियन को देखते हैं जो अपने काम में बिजी थी। तभी अचानक उसके सामने एक अजीब सी परछाई दिखाई देती है, जैसे हवा में कोई पतला सा बर्फीला शीशा लटका हुआ हो। वो एक पल के लिए रुक जाती है और हैरानी से उसे देखती है, फिर धीरे धीरे उसके पास जाती है और उस पतली परत के अंदर कुछ धुंधला सा दिखाई देता है। वो जमीन से एक पत्थर उठाती है और उस परत की तरफ फेंकती है, लेकिन पत्थर बिना रुके उसके पार चला जाता है। अब वह और करीब जाती है और बेचैनी से उस अजीब चीज को देखती रहती है। तभी अचानक उस शीशे जैसी सतह पर एक हाथ उभर आता है। उस हाथ के साथ ही उस पतली परत के अंदर कई लोगों के धुंधले साए दिखाई देने लगते हैं। तभी फेडरल एजेंट्स फिनोला और ब्रायन वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक सब कुछ नॉर्मल हो चुका होता है और ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि वो रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखें। जब वो वीडियो देखते हैं तो साफ दिखता है कि अंदर के लोग बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रेडिएशन लेवल पूरी तरह नॉर्मल होता है। कहीं भी किसी खतरे का कोई संकेत नहीं मिलता, जिससे मामला और भी ज्यादा अजीब हो जाता है। तभी जब फिनोला कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़ रही होती है तो एक साउंड डिटेक्टर अचानक एक आवाज पकड़ता है और कोई कहता है, हेलो, कोई है वहाँ? ये सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग वही आवाज सुनने लगते हैं और ऑडियो में अंदर का इंसान कहता है कि वह रिसर्च कैंप की रोशनी देख सकता है। इससे साफ हो जाता है कि वह अजीब परतें अभी भी वही मौजूद है, बस दिखाई नहीं दे रही। और तभी वो 2 डायमेंशनल लेयर फिर से सामने आ जाती है। इस बार फिनोला ऑडियो फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके अंदर के इंसान से कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है और वो कनेक्ट भी हो जाती है, लेकिन जो सच सामने आता है वो सबको हिला देता है, क्योंकि अंदर से जो आवाज आती है वो एक लड़की निकोल की होती है। निकोल एक हाई स्कूल स्टूडेंट थी जो 2019 में लापता हो गई थी और अब वो इसी 2 डायमेंशन वाली दुनिया में फंसी हुई थी। फिनोला उससे पूछती है कि क्या वहाँ कोई और भी है, तो निकोल कहती है कि वह वहाँ अकेली है। फिनोला और सवाल पूछना चाहती है, लेकिन तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हलचल शुरू हो जाती है और वह लेयर अचानक गायब हो जाती है। एक रिसर्चर बताता है कि जब निकोल ज्यादा इमोशनल होती है तब सिग्नल ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इसलिए ब्रायन और फिनोला निकोल के पिता के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी अभी जिंदा है, लेकिन एक 2 डायमेंशनल दुनिया में फंसी हुई है। उन्हें निकोल के पिता की मदद चाहिए होती है और जैसे ही निकोल अपने पिता की आवाज सुनती है वो इमोशनल हो जाती है। यही एक नया तरीका बनता है उसे वापस लाने का और इसी दौरान वो लेयर एक बार फिर सामने आ जाती है। फिनोला और ब्रायन के निर्देश पर निकोल के पिता उस लेयर के सामने सवाल पूछते हैं और इस बार अंदर से आवाज आती है। निकोल कहती है कि पापा, मैं आपको देख सकती हूँ, और वो बताती है कि वो वहाँ कई घंटों से फंसी हुई है। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से तो 20 साल बीत चुके थे। तभी एक रिसर्चर समझाता है कि हर डायमेंशन में समय अलग तरीके से चलता है, लेकिन अब निकोल हमसे रियल टाइम में बात कर पा रही थी, जो यह दिखाता है कि उस 2 डायमेंशनल वर्ल्ड में कुछ बदल रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई अनजान शक्ति उसे उस कैद से बाहर निकलने में मदद कर रही है। जब उन्होंने उस जगह से करीब 200 मीटर दूर सर्च किया तो उन्हें एक अजीब सा टुकड़ा मिला जो किसी रहस्यमयी मलबे जैसा था। उस जगह का रेडिएशन लेवल नॉर्मल से ज्यादा था और यह भी साफ था कि यहाँ पहले भी कोई आ चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि
इतनी खोज के बाद भी वहाँ कोई इंसान नहीं मिला। अब उनका पूरा फोकस सिर्फ निकोल को बचाने पर था। रिसर्चर्स ने उस टुकड़े का एनालिसिस किया और पाया कि वह एक स्पेसशिप का हिस्सा था, शायद ऐसा स्पेसशिप जो डिमेंशंस के बीच ट्रैवल कर सकता था। कई बार एडजस्टमेंट्स करने के बाद वह 2 डायमेंशनल लेयर फिर से सामने आ जाती है और अब सभी लोग पूरी तैयारी के साथ निकोल को वापस लाने की कोशिश में जुट जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ और भी अजीब हुआ। जैसे ही वो टुकड़ा हिला, वह परत धीरे धीरे 3 डायमेंशन वाले स्पेस में बदलने लगी और अब सब लोग साफ देख पा रहे थे कि निकोल उस जगह के अंदर मौजूद है। फिनोला ने तुरंत उसे आवाज दी कि बाहर आओ निकोल, लेकिन वह बाहर नहीं आ पा रही थी और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह 3 डायमेंशनल स्पेस ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था और तेजी से टूटने लगा। फिनोला ने तुरंत सोचा कि जब एक टुकड़े ने डायमेंशन को तोड़ा है तो अगर दूसरा बचा हुआ टुकड़ा भी उसमें डाल दिया जाए तो शायद रास्ता पूरी तरह खुल सकता है। और जैसे ही दूसरा टुकड़ा उस छोटे से स्पेस में डाला गया, वो लेयर और ज्यादा स्टेबल हो गई और निकोल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे फिनोला ने तुरंत पकड़कर बाहर खींच लिया। इस तरह यह मिशन सफल हो जाता है और सिर्फ निकोल ही नहीं बल्कि जो लोग पहले उस 2 डायमेंशनल दुनिया में फंसे थे वे भी एक एक करके वापस आने लगते हैं। लेकिन फिनोला और ब्रायन को आराम करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि तभी एक और सुपरनैचुरल घटना शुरू हो जाती है। एक एलियन फ्रैगमेंट सामने आता है जिसकी प्रेजेंस ही एटमॉस्फेयर को बदलने लगती है और धीरे धीरे हवा में बदलाव आने लगता है, जहां ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन गैस फैलने लगती है। सबसे पहले इस बदलाव को मेडवर्क्स महसूस करता है जब वह देखता है कि फर्नेस में जल रही आग अचानक बुझ जाती है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वह तुरंत खिड़की की तरफ भागता है, लेकिन बाहर का नजारा और भी डरावना होता है, जहाँ एक अजीब सी भूरी बारिश हो रही होती है। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिख रहा होता है, लेकिन मेडवर्क्स अपनी जिज्ञासा के कारण बाहर निकल जाता है। वह देखता है कि बारिश के पानी में कुछ अजीब पदार्थ मिले हुए हैं और आगे बढ़ते हुए उसे एहसास होता है कि पेड़ पौधे पूरी तरह मुरझा चुके। सूखे हुए मकई के खेत में अजीब से नए फूल उग आए हैं जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वह खेत पार करता है और देखता है कि ये अजीब ग्रे बारिश सिर्फ शहर तक ही सीमित है। उसके बाहर आसमान बिल्कुल साफ है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन तभी अचानक मेडवर्क्स को घुटन होने लगती है। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वो बारिश जहरीली थी और उसकी त्वचा धीरे धीरे गलने लगती है। जल्दी ही यह खबर फेडरल एजेंट्स तक पहुंचती है और वे तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। दूर से ही उन्हें दिखता है कि पूरा शहर काले बादलों से ढका हुआ है और वहां पहुंचने पर स्टाफ रिपोर्ट करता है कि सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद हो चुके हैं। प्रारंभिक जांच में यह पता चलता है कि लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो रही है और इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह बदलाव सिर्फ शहर तक सीमित था और बाहर के इलाके पर इसका कोई असर नहीं पड़ा था। फिनोला और ब्रायन प्रोटेक्टिव गियर पहनकर उस अजीब बारिश में अंदर जाते हैं और जांच शुरू करते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये जगह अब इंसानों के रहने लायक नहीं रही और यहाँ तक कि लाइट का बिहेवियर भी बदल चुका है। उन्हें वहाँ म्यूटेटेड फ्लावर्स दिखाई देते हैं और वे उन्हें रिसर्च के लिए साथ ले जाने का फैसला करते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक ग्रीन हाउस मिलता है जहाँ के पौधे अभी तक मुरझाए नहीं थे और वहीं कुछ बचे हुए लोग भी छिपे हुए मिलते हैं। जब वे सर्वाइवर्स फिनोला और ब्रायन को देखते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन ब्रायन उन्हें रोक देता है और कहता है कि अभी सबको यहीं रुकना होगा क्योंकि सिचुएशन पूरी तरह क्लियर नहीं है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि वे अलग अलग काम करेंगे, जहां ब्रायन वहीं रुककर जांच करता है और फिनोला सैंपल्स लेकर वापस चली जाती है। रिसर्च के रिजल्ट्स चौंकाने वाले होते हैं क्योंकि ये म्यूटेटेड फ्लावर्स असल में एलियन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इससे यह साफ हो जाता है कि शहर के अंदर कहीं न कहीं कोई एलियन डेब्री इस पूरी घटना का कारण है। कुछ ही देर की खोज के बाद ब्रायन को एक एलियन शिप का टुकड़ा मिल जाता है जो शहर के नीचे क्लाउड लेयर में मौजूद होता है और अभी भी एक्टिव होता है। यही टुकड़ा एटमॉस्फेयर को बदल रहा था और साइंटिस्ट्स बताते हैं कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाए तो शायद सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि ग्रीन हाउस में बचे हुए लोगों के शरीर में म्यूटेशन हो चुका था और उनके रेड ब्लड सेल्स अब सिर्फ क्लोरीन गैस को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। सीधी बात ये थी कि अब वे लोग पृथ्वी के सामान्य ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ऑक्सीजन ली तो तुरंत मर जाएंगे। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसी समय ब्रायन को एक जरूरी संदेश मिलता है कि शहर के ऊपर बनी बादलों की परत अब धीरे धीरे आसपास के इलाकों में फैलने लगी है और अब उनके पास समय बहुत कम बचा है। इसलिए तुरंत उस एलियन टुकड़े की फ्रीक्वेंसी को कम करना जरूरी हो जाता है और मुख्य अधिकारी फैसला लेते हैं कि शहर में बचे लोगों को वहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन फिनोला को यह फैसला गलत लगता है क्योंकि उसके हिसाब से ये इंसानियत के खिलाफ है। फिर भी अगर कुछ नहीं किया गया तो और ज्यादा लोग मर सकते हैं। इसी बीच उसे एलियन फ्रैगमेंट नंबर 4 189 याद आता है, जिसे
उन्होंने पहले संभाला था और जिसमें एक खास एबिलिटी थी। ये टुकड़ा लोगों को ऐसी अवस्था में डाल सकता था जिसमें वे दिखते तो ऐसे हैं जैसे मर चुके हैं, लेकिन असल में जिंदा रहते हैं। फिनोला चाहती है कि इसी टुकड़े से शहर के सभी लोगों को सील कर दिया जाए ताकि फ्यूचर में एडवांस टेक्नोलॉजी आने पर उन्हें वापस जिंदा किया जा सके। उसका यह प्लान जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है और किस्मत से टुकड़ा 489 पहले से ही रिसर्चर्स के पास मौजूद होता है। जैसे ही उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी एक्टिवेट की जाती है, वह अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अगले ही पल सारे बचे हुए लोग एक अजीब एनर्जी लेयर में फ्रीज हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे समय वहीं रुक गया हो। लेकिन लाइफ मॉनिटरिंग डिवाइसेस साफ दिखाते हैं कि वे सब अभी भी जिंदा है। इसके बाद रिसर्चर्स डिसाइड करते हैं कि शहर में मौजूद एलियन डेब्री की फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम की जाए और आखिरकार यह संकट खत्म हो जाता है। लेकिन ब्रायन और फिनोला को आराम का मौका भी नहीं मिलता। सिर्फ 2 दिन बाद ही एक और सुपरनैचुरल घटना सामने आती है, जहां वर्म होल जैसी चीज हकीकत में दिखाई देती है, जिसे अब तक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट माना जाता था और आइंस्टाइन तक कहते थे कि इंसान इसे क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन एक दिन एक अमेरिकी आदमी के साथ कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। वह एक बस में बैठा होता है और एक लड़की से बात करने ही वाला होता है। तभी अचानक बस के अंदर एक अजीब आवाज गूंजती है और उसी पल सभी यात्रियों की सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। लड़की सिर्फ उसके होंठ हिलते हुए देख पाती है और तभी रोड पर एक वर्म होल अचानक दिखाई देता है। बस सीधे उसी वर्म होल में घुस जाती है और अगले ही पल मेक्सिको के एक टाउन के आसमान में प्रकट हो जाती है। लेकिन इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि बस पूरी तरह टूट जाती है और सभी यात्रियों की मौत हो जाती है। सिर्फ वही आदमी किसी तरह जिंदा बच जाता है और मलबे से बाहर निकल आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो देखता है कि एक आदमी काले कपड़ों में उसके सामने खड़ा है, जैसे वो पहले से उसका इंतजार कर रहा हो। और इसी रहस्यमयी मोड़ पर इस सीरीज का ये पार्ट खत्म हो जाता है। अगले पार्ट के लिए कमेंट करो नेक्स्ट। जैसे ही 100 कमेंट्स हो जाएंगे, मैं इसका अगला पार्ट डाल दूंगा। तुम मेरी वीडियो अमर कर दो, 1 मिलियन का टारगेट